बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं जी। पिछले लेक्चर में आपने एसी सर्किट्स का तारफ़ शुरू किया था और उसमें आपने एसी थ्रू रेजिस्टर ये देख लिया था और एसी थ्रू कैपेसिटर देख लिया था, और उन दोनों को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी। आपको याद होगा कि इन टॉपिक्स में क्या क्या मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। जल्दी से थोड़ा सा टाइम हम लगाते हैं, एक दफ़ा फिर से मैं आपके लिए वो लिस्ट रिपीट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा हम इन तीनों टॉपिक्स में सर्किट का इंट्रोडक्शन की बात हमने की थी और उसकी कुछ चंद लाइनें, कुछ पैरा, एक पहला शुरू का जो होता है, और उसके बाद हमने फिर बात की थी कि हमने डिस्कस करने हैं एक्सप्रेशंस, फार्मूले यानी फॉर वोल्टेज एंड करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, इसके फार्मूले हमने डिस्कस करने थे। और फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे हमने बात की थी कि हमने फेज़ रिलेशनशिप डिस्कस करना है इन्हीं दोनों का आपस का, यानी अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या फ़ेज़ रिलेशनशिप है। रेजिस्टर के लिए पहले देखा था, फिर इनका फ़ेज़ रिलेशनशिप कैपेसिटर के लिए देखा, और फेज़ रिलेशनशिप जो है अब हम इंडक्टर के लिए भी देखेंगे। फेज़ रिलेशनशिप किन किन का आपस का, बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। और मैंने कहा था कि इसको हम याद करें, इसको मैंने कहा था कि दोनों तरह से ही, वेव फॉर्म की शक्ल में यानी ग्राफिकली भी, वेव फॉर्म की शक्ल में भी, और दूसरा जो है वो वेक्टोरियल फॉर्म में भी। ये आपके लिए लिस्ट वो सारी फिर से दोहरा दी, और बाकी का और भी अभी इस लिस्ट में और कुछ भी है। क्या है जी आगे, याद है जी? ऑपोजिशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिया गया कोई डिवाइस, कोई सर्किट एलिमेंट, कैपेसिटर है या रेजिस्टर है, अब इंडक्टर की बात करने लगे हैं, तो इसने जो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी जो इसने देनी है उसकी बात करेंगे। और लास्टली एंड पे हमने कहा था पावर डिसिपेशन। लें जी, ये आपकी आसानी के लिए फिर से मैंने वही सारी लिस्ट फिर दोहरा दी है, तो बारी बारी करके ये सारे पॉइंट अब फिर से आपके लिए एसी थ्रू इंडक्टर के हम डिस्कस करने लगे हैं। तो अब मैं ये आपके लिए शुरू करने लगा हूँ जी। पहली बात, फिर हम इसके मेन पॉइंट्स एक दफ़ा जल्दी से किताब से भी देख लेंगे ताकि आपको उधर ही दोहराई भी हो जाए और इधर ही याद हो जाए ये लेक्चर। सर्किट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऊपर सबसे पहली चीज़ क्या हमने बात की है, हम एसी थ्रू इंडक्टर ज़ाहिर है तो हमने पता होना चाहिए कि क्या डिस्कस होने लगा इसका। सर्किट इंट्रोडक्शन में तो पहली तो बात ये कि जी हेयर वी हैव एन इंडक्टर, जो कि हमने एसी सोर्स उसके साथ मुंसलिक किया। लेकिन इंडक्टर है क्या? इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपके लिए ये एक चीज़ रिपीट करने लगा हूँ, दिखाने लगा हूँ। ये कहीं कुछ याद करें, ये टॉपिक था जी, ये टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। और जिन्होंने मेरे पास ये पढ़ा है उनको याद होगा मैंने कभी इसका हवाला दिया था। इसका लास्ट पैरा जो है, ख़ास तौर पे ये जो लाइन है, ये जो आखिरी वाली लाइन है पर्टिकुलरली, तो इंडक्टर्स, यहाँ पर ये भी कहा था कि जो सोलिनॉइड्स होती हैं उनको इंडक्टर कहते हैं। उनकी इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से सोलिनॉइड्स को ही इंडक्टर कहते हैं। और फिर मज़ीद ये भी कहा था, ये जो लास्ट फिक्रा पर्टिकुलरली, कि इन अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर, एन इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टर। ये क्या मतलब है इसका? तो ये बातें मैंने उस वक्त याद करें कहा था कि जब आप पढ़ेंगे एसी थ्रू इंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट, ये देखें जिक्र उसी का ही है और इंडक्टर का है। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ने लगे हैं। याद करें जिन्होंने ये लेक्चर लिया, ये कभी बात हुई थी हमारी। तो कैसे ये बिहेव करता है बतौर रेजिस्टर, इसमें ये हम देखने लगे। और सर्किट इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली बात हमने डिस्कस करनी है, या पहला पॉइंट समझिए डिस्कस करना है इस हेडिंग के अंदर भी, वो है जी आइडियल, या कह लीजिए प्योर इंडक्टर की हमने यहाँ पर बात करनी है। आइडियल किस्म का या प्योर इंडक्टर कौन सा होगा? इंडक्टर है क्या?
तो मैंने बता दिया कि सोलिनॉइड है इंडक्टर। और सोलिनॉइड बच्चों आप जानते हैं सोलिनॉइड क्या होती है, जस्ट एक पीस ऑफ वायर ही है, एक तार का टुकड़ा है जिसको यूँ बहुत से लपेटे दे के सिलेंड्रिकल शेप बना दी है उसकी, तो यही है सोलिनॉइड। और इसको हमने ये एसी सोर्स दे दिया है, ये एसी सोर्स आपकी जानी पहचानी सिंबल है, और यहाँ से हम ये इसको इधर मिला के ये हमने सर्किट मुकम्मल कर दिया जी। यही इंडक्टर है, एल से ज़ाहिर करते हैं इंडक्टर को, और एसी सोर्स आपका जाना पहचाना। अच्छा, अब बात यह है कि प्योर इंडक्टर या आइडियल किस्म का इंडक्टर हमने डिस्कस करना है, तो उसका मतलब क्या है। मैंने कहा इंडक्टर है क्या, तो ये एक पीस ऑफ वायर है जैसे आपको सामने आपके, जिसके हमने लपेटे दे दिए किसी सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर और बना दिया इंडक्टर या सोलिनॉइड। अब ये बच्चों तार है, वायर है, तो किसी भी तार में से, किसी भी कंडक्टर में से, ये कोई तार है, यूँ मैंने उसको समझिए सीधी तार दिखा दी, मोटा करके दिखा दिया, उसमें से जब हमने करंट गुजारना है, ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन चलने हैं, करंट चलना है, तो लैटिस एटम्स ये दिखा दिए, उनके अंदर से होते हुए टकरें लगनी है, कोलिजन होने हैं, यानी रेजिस्टेंस होनी है। आपको पता है रेजिस्टेंस कभी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं चैप्टर 13 में, तो रेजिस्टेंस होनी है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस होनी है। इसका मतलब हुआ कैपेसिटर में जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें तो ये केस था ही नहीं, रेजिस्टेंस वाली बात हुई ही नहीं, वहाँ करनी ही नहीं थी, क्योंकि कैपेसिटर होता क्या है आपको पता, दो कंडक्टर्स हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो दो पैरेलल प्लेटें हैं, ऑपोजिटली चार्ज हैं, और दरमियान में ये इंसुलेटिंग मीडियम है या वैक्यूम है, यानी दरमियान में से गैप है। यहाँ एक तार ही लपेटे उसको दे दिए हैं, तो इस तार में से करंट चल के जाना है। इसका मतलब है इसमें रेजिस्टेंस भी होती है। कैपेसिटर में तो रेजिस्टेंस वाला मामला ही नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, जब किसी कंडक्टर में से होके चार्ज कैरियर्स ने चलना है और लैटिस एटम से कोलिजन करने हैं, तो उस ऑपोजिशन को जो लैटिस एटम से कोलिजन की वजह से हो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ अब इस इंडक्टर में से होकर जब करंट गुजरना है, तो एक तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ना है, और दूसरा आपको फिर से याद दिलाऊं, अभी चंद दिन पहले ही आपने चैप्टर 15 में वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था चैप्टर 15 का सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक, उससे जस्ट अगला टॉपिक, बिल्कुल उससे अगला टॉपिक वो था, याद करें क्या था, वो था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, वो भी इसी के बारे में था, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये वाला टॉपिक, ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इसमें भी हमने ये एक इंडक्टर दिखाया, ये सर्किट आपके सामने है। हमने वहाँ पर क्या बात की थी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में, हमने कहा था कि यहाँ इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो कब होती है, कैसे होती है, उसका पहला पैरा याद करें। ये सारी बातें जो मैंने उधर सिखाई थी, जो पढ़ाई थी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में, कहा था कि असल में जब चेंजिंग करंट मिलेगा इस इंडक्टर को, चेंजिंग करंट इंडक्टर को मिलेगा, तो फिर उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करते हुए बैटरी ने या करंट सोर्स ने सर्किट में से इस इंडक्टर में से करंट भेजना है, और जब भी अगेंस्ट ए फोर्स फील्ड अपोज करते हुए वर्क किया जाए तो वो वर्क बनता है पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी बातें आपको पता है, चुना चाहिए। यहाँ भी अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जब करंट चलता है तो सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस मैग्नेटिक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो पैदा करदा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसको अपोज करते हुए, क्योंकि इस करंट सोर्स ने इसमें से करंट गुजारना है, तो इसका मतलब जब भी अपोज कोई चीज़ कर रही है तो उसके खिलाफ हमने वर्क करना होता है, तो वो एनर्जी बनता है। तो यहाँ भी अपोज करना है, उस अपोजिंग इफेक्ट की वजह से वो जो लास्ट फिक्रा था जो अभी दिखाया आपको सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में कि इट बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टर, यानी अपोजिंग इफेक्ट देना होता है। अब यहाँ दो अपोजिंग इफेक्ट बच्चों इकट्ठे हो गए हैं, ज़रा ये बात पल्ले मान लेनी है, ये ज़रा ज़हन में रखनी है। एक तो करंट ने किसी तार में से होके गुजरना है, वो रेजिस्टेंस है, वो वाली ऑपोजिशन रेजिस्टेंस है जो लैटिस एटम्स के कोलिजन की वजह से होती है इलेक्ट्रॉनों के साथ। और दूसरी ऑपोजिशन वो वाली है जो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के पहले ही पैरे में इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होनी है, जिसने हमारे जो दिए गए सोर्स की ऑपोजिशन करनी है ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। याद करें, दो ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई, और कभी बाद में जाके इनका इसी टॉपिक में जिक्र आना है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो ऑपोजिशन हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। एक है रेजिस्टेंस, एक ऑपोजिशन रेजिस्टेंस है इंडक्टर में, और दूसरी ऑपोजिशन जैसे कल भी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी, जैसे कैपेसिटर की होती है, तो इसी तरह एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, वो थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये वाली होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो हमने इसी टॉपिक में बाद में जाके जिसका जिक्र करना है। तो रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर से हम ज़ाहिर करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से ज़ाहिर करेंगे। एंड पे अभी जो लिस्ट बनाई थी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC, जो चौथा पॉइंट था हमारा उस लिस्ट का कि क्या क्या पढ़ना है, उसमें हम इसी का जिक्र थोड़ी देर बाद करने वाले हैं इसी टॉपिक में। लेकिन
जो बात हमने शुरू की थी कि आइडियल या प्योर इंडक्टर यहाँ पर हम जिक्र करना चाह रहे हैं। प्योर इंडक्टर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ इस टॉपिक में इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी होती है, मैंने बता दिया, सारी डिटेल से बता दिया, रेजिस्टेंस भी होती है और रिएक्टेंस भी होती है। हम यहाँ बच्चों ये चाह रहे हैं, ये इस टॉपिक की ये डिमांड है कि इसकी हेडिंग है सिर्फ एसी थ्रू इंडक्टर। एसी थ्रू रेजिस्टर एक टॉपिक था जो पीछे पढ़ लिया था कल वाले लेक्चर के शुरू में ही। हम यहाँ जानबूझ के ये चाह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस का इफेक्ट यहाँ ना डिस्कस करें, खालिसतन इंडक्टर को क्या करता है वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं। ये ऐसा ही केस है जैसे आइडियल केस हम हमेशा फ़र्ज़ किया करते हैं, वही डिस्कस दी सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी, या सब सेकंड ईयर में बड़ी दफ़ा हुआ, फर्स्ट ईयर में बड़ी दफ़ा हुआ, रेजिस्टेंस हम फ़र्ज़ करते हैं नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो उस तरह की बात करने लगे। तो ये क्योंकि हम ज़ाहिर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सिर्फ इंडक्टर का, प्योर इंडक्टर का क्या काम है एसी के लिए, तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जैसे इसकी नहीं है, निग्लिजिबल है। तो आइडियल या प्योर इंडक्टर का मतलब हम ये लेंगे कि जिसकी रेजिस्टेंस हो ना होने के बराबर, यानी निग्लिजिबल, सिर्फ उसकी इंडक्टेंस ज़रूर हो जो कि सेल्फ इंडक्टेंस होती है जो इसकी होनी है, लेकिन रेजिस्टेंस ना हो, हमें उसके यहाँ निगलेक्ट कर देना है। ये बात शुरू में ही की है आपके इस पैरे के, जो इसका इंट्रोडक्शन का, सर्किट का इंट्रोडक्शन है। और इसी वजह से उसने कहा कि थिक कॉपर वायर की बनी हुई, थिक कॉपर वायर की बनी हुई, ये हमने फ़र्ज़ करनी है, ये जो हमारी कॉयल है या इंडक्टर है या सोलिनॉइड है, थिक कॉपर वायर होगी तो इसका मतलब है उसका लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और रेजिस्टेंस हमें पता है रो एल ओवर ए यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, तो इस वजह से हमने ऐसी कोई कॉयल या इंडक्टर फ़र्ज़ किया है। ये बड़ी ख़ास बात शुरू में हमने कर दी, और साथ ही हमने सर्किट इंट्रोडक्शन का वो पॉइंट भी बयान कर दिया। दो मेन पॉइंट हैं सर्किट के इंट्रोडक्शन के, एक तो ये जो सामने लिखा हुआ है कि यहाँ हमने प्योर इंडक्टर का बिहेवियर डिस्कस करने के लिए इसकी रेजिस्टेंस को फ़र्ज़ कर लिया कि जैसे नहीं है, नेग्लिजिबल है। और दूसरी बात ये जो मैंने ऑलरेडी कर दी है इस एक्सप्लेनेशन में कि क्योंकि ये दिया ही हमने अल्टरनेटिंग करंट है, ये सोर्स अल्टरनेटिंग का, चेंजिंग करंट, लगातार चेंजिंग करंट, अल्टरनेटिंग होता ही चेंजिंग, अल्टरनेटिंग का माना ही पता है आपको, उसकी डेफिनेशन बार बार पीछे की हुई है। तो चेंजिंग करंट जब इंडक्टर को दिया तो लाजमी तौर पर इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना है, और उस वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होनी है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होनी है, जिसने हर लम्हा अपोज करना है। ओरिजिनल जो उसको ईएमएफ अप्लाई की है उसको जो वो करना चाह रही है उसको अपोज करना है। इस अपोजिंग इफेक्ट की वजह से ही वो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है जो अपोज करती है जो ओरिजिनल करंट हम चलाना चाह रहे हैं या ओरिजिनल जो ईएमएफ हम देना चाह रहे हैं, उसका इफेक्ट जो होगा सर्किट में करंट चलाने का, उसको अपोज करना है। तो इस अपोजिशन को, इंडक्टर की इस अपोजिशन को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया, जो बाद में कहीं चौथा पॉइंट हमारा उस लिस्ट का भी आना था। तो ये दो बातें हैं जी जो इंट्रोडक्शन की हैं जो हमने कर दी, और अब हम शुरू करते हैं इसके एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। और अब जो बातें हमने करनी है उनमें से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जिन्होंने कल वाला लेक्चर लिया है तो उनको बहुत ज़्यादा उसी तरह की बातें नज़र आएंगी। ये जो मैंने बातें करनी हैं ये तकरीबन ये जो सारा पहला पैरा, ये जो पहले दो पैरे हैं समझिए यही हैं। तो देख लीजिए उसने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा। आपको मैं वैसे ये बेशक आपको मशवरा देता हूँ कि आप ये जो आपकी मजमून यहाँ लिखा हुआ है तो आप वो जो मेरी दी गई 5 हेडिंग्स हैं वो आप अप्रोप्रिएट जहाँ जहाँ मुनासिब जहाँ जहाँ वो बनती है वहाँ दीजिएगा। वैसे तो मैं भी इधर आपको हिंट दे देता हूँ, चलिए भी दे देता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जानबूझ के, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस गेन हो। ये जो पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ है आपने एसी थ्रू कैपेसिटर, तो उसमें वो जो लिस्ट थी 5 चीज़ों की, तो कहाँ कौन सा टॉपिक, कहाँ कौन सी हेडिंग अप्लाई होती है वो आपने यहाँ मुझे जब टेस्ट देंगे तो मैं चाहूँगा वो 5 चीज़ें आप कहाँ कौन सी हेडिंग आए वो 5 चीज़ों की हेडिंग्स बनाइएगा प्लीज़। और ये उनके लिए इंडक्टर में चलिए मैं ही आपको डिस्कशन में वो बता देता हूँ। तो पहला तो यही है जो मैंने बताया कि यहाँ से लेके इंट्रोडक्शन है सर्किट का, उसमें 2 मेन पॉइंट हैं जो मैंने अभी बताया। कौन कौन से हैं? तो ये वाला जी कहता है कि एन इंडक्टर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल और ए सोलिनॉइड। इंडक्टर, सर्किट की डिस्क्रिप्शन शुरू हो गई, सर्किट का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। तो एक इंडक्टर असल में क्या होता है, तो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल और इंडक्टर या सोलिनॉइड होती है, वाउंड फ्रॉम ए थिक वायर सो दैट इट हैज़ ए लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस तो काफ़ी हो एंड हैज़ ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, तो क्या होगा, इट मस्ट अपोज द फ्लो ऑफ एसी विच इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, क्योंकि एसी लगातार चेंज हो रहा है तो इंडक्टर ने इसको हर लम्हा अपोज करना। ये सारी बातें पिछले चैप्टर से रिलेटेड हैं, हमने पढ़ी हुई। और फिर वो कंसिडर कर लिया जी सर्किट है, उसमें वोल्टेज V वाला अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला सोर्स अप्लाई किया अक्रॉस द इंडक्टर एज शोन इन फिगर। और इंडक्टर जो है, द इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल और सोलिनॉइड
फिर वही बात जो ऊपर बताई थी वो बयान कर रहा है, वाउंड फ्रॉम ए थिक वायर सो दैट इट हैज़ ए लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड हैज़ ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। और वी नो दैट सेल्फ इंडक्टेंस अपोजेज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ अगर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। वी नो दैट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज एनी चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर। ये हमें ये वही दो बातें सारी आपको बता भी दी, समझा भी दी और ये ऊपर से रीडिंग भी कर दी। अब यहाँ से जो अगला फिक्रा है ये आपकी अगली हेडिंग होगी। सर्किट इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अगली हेडिंग है एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। तो वो यहाँ से दी चेंजिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट सेट्स अप ए बैक ईएमएफ। यहाँ से अब अगले मैं स्टेप्स करने लगा हूँ, फिर बाद में यहाँ से रीडिंग करते हैं। लेकिन जी आपकी दूसरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सर्किट इंट्रोडक्शन कर भी दिया, बात भी समझा दी और आपके लिए पूरी रीडिंग भी कर दी। थोड़ा सा लेक्चर हमारा सिर्फ इस रीडिंग की वजह से कुछ 10-12 मिनट का एक्स्ट्रा हो जाता है, उससे घबराना नहीं है। ये ज़रा दोहराई भी साथ ही हो जाती है, आपका बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपको तैयारी हो जाती है। उम्मीद है कि ऐसा ही होता है जैसा मैं समझ रहा हूँ और कह रहा हूँ, और आप भी थोड़ा तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। तो हमने पहला पॉइंट समझिए हमने कर दिया, सर्किट डिस्क्रिप्शन तो हो गई। मैं यहाँ जस्ट ये दोबारा लिख के, या सर्किट इंट्रोडक्शन हमने 2 मेन पॉइंट्स में बयान कर दिया और मैंने टिक लगा दी कि हो गया। दूसरी बात, एक्सप्रेशंस, वो मैंने बता दिया कहाँ हेडिंग आनी है। एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट की बात अब करने लगे। लेकिन जी अब यहाँ जो अभी तारफ सारा करवाया उसके मुताबिक हम बात शुरू यूँ करने लगे हैं कि जो कुछ हमने इसी तरह की सिचुएशन के लिए डिस्कस किया हुआ है उसी को अप्लाई करने लगे हैं। हमने जो बातें अभी कर दी हैं उन्हीं को अब अप्लाई करने लगे हैं। हमें पता है कि यहाँ क्योंकि चेंजिंग करंट दिया है इसको इंडक्टर को, तो इसने लाजमी तौर पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करनी है जिसने अपोज करना है ओरिजिनल ईएमएफ को। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपका बड़ा ही जाना पहचाना आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दिया। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ था, कैसे, कहाँ से आई, ये सारी बातें आपको पता हैं। ये इसके टेस्ट आपने दिए हुए हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है। और हेयर यहाँ पर क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट दिया है तो ऑफकोर्स अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला हम जानते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। करंट अल्टरनेटिंग दिया, उसकी इक्वेशन ये है बुनियादी, लेकिन जो ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये ऊपर लिखी है, इक्वेशन नंबर 1। बट वो हमने शुरू में जो कह दिया था सर्किट इंट्रोडक्शन में कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। क्योंकि इस इंडक्टर की नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो उस वजह से अब अगली बात एक और करनी है, वो ये हमने करनी है कि जितनी हमने ईएमएफ अप्लाई की है यहाँ पे, ये तो वो है जो उसके रिजल्ट में पैदा हुई है, जवाबन चेंजिंग करंट मिला तो वहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई। लेकिन जो हमने अप्लाई की है वो वी है, अप्लाइड ईएमएफ। बट वी तो अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड वोल्टेज है। तो फिर क्योंकि रेजिस्टेंस हमने कह दिया नेग्लिजिबल है, तो फिर आइडियल केस में ये अगर हम इसमें एक कंटिन्यूस सेम अमाउंट ऑफ करंट चलाना चाह रहे हैं, यानी एक ही पीक वैल्यू वाला, एक ही सेम आरएमएस वैल्यू वाला करंट चलाना चाह रहे हैं यहाँ अल्टरनेटिंग करंट, तो फॉर स्टडी करंट अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर फॉर स्टडी करंट यकीनन ऐसा हुआ होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितनी हमने अप्लाई की है ईएमएफ उतनी ही उधर पैदा हुई होगी, या इसका उलट यूँ कह लें कि जितनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई होगी उतनी ही हमें अप्लाई करनी पड़ेगी वोल्टेज यहाँ पे, सो दैट ताकि एक स्टडी तौर पर एक जैसी वैल्यू वाला करंट लगातार बहता रहे। तो उस वक्त जब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो उस वक्त ये दोनों बराबर होंगी। यही आपकी बुक पे लिखा भी पढ़ते हैं इसको। तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन नंबर 3 इसको कह दें। तो फिर मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करने लगा हूँ इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में यूज़ करके रिज़ल्ट ये मिला कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वही है L∆I/∆T। ये आ गया जी इक्वेशन नंबर 4। मैंने कह दिया आपकी बुक पे शायद ये इक्वेशन 3 हो, बहरहाल कोई नहीं, वो तो हम बात को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन नंबर थोड़े बहुत आगे पीछे भी कर लें तो कोई नहीं। ये इक्वेशन 4 है जो आपकी बुक पे इक्वेशन, बल्कि 3 नहीं 2 मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे सामने ये बुक पास मौजूद है तो 2 उसने कही हुई है। चलिए अच्छा वो भी वहाँ से दोबारा वो भी देख लेते हैं। ये आ गई जी हमारी अप्लाइड वोल्टेज। अब आपने इन दोनों को कंपैरिजन करना है। ये तो करंट है जो यहाँ सर्किट को हमने अप्लाई किया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये अप्लाइड वोल्टेज है। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस L है जो आप जानते हैं कांस्टेंट है। L तो कांस्टेंट है। जब L कांस्टेंट है तो फिर अगली बात क्या है जी? अगली बात फिर ये है, ये हम अगला हिस्सा इसका देखने लगे हैं। तो जब
बट मैंने लिखा एल, कैपिटल एल तो कांस्टेंट है। सो वो जो मेरी अभी इक्वेशन नंबर 4 थी उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। यही फार्मूला आपके सामने अभी देखा, ये वाला। इस बात से क्या मतलब हुआ? इस बात से बच्चों ये मतलब हुआ कि जो अप्लाइड वोल्टेज है ये हम कह सकते हैं कि इट गिव्स, अप्लाइड वोल्टेज जो है इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। अब जो अगली बातें मैं करने लगा हूँ वो सारी की सारी बिल्कुल टोटल सारी की सारी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं जो कल वाले लेक्चर में एसी थ्रू कैपेसिटर में आपने सीखा था। बेशक दोबारा लेक्चर वो देख लीजिएगा, देखा भी होगा आपने, फिर दोबारा देख लीजिएगा। ये उसी तरह की बात है जैसे कल हमने कहा था कि आई जो है, करंट जो है वो था स्लोप ऑफ, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये मिटा दूंगा ये वाली लाइन। आई था स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ, और इससे अगली फिर जो लाइनें की हमने डिस्कस की थी वो सारी, वो जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था, वेव फॉर्म डिस्कस की थी, अब वही काम, सारे का सारा वही काम अब यहाँ होने लगा है। चुनाचे देखें जी, अब हम फेज़ रिलेशनशिप की हमारी अगली हेडिंग आ गई, तीसरी जो हेडिंग थी, ये हमारा तीसरा पॉइंट अब आ गया लिस्ट का, फेज़ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बिटवीन V एंड I। और उसके लिए फ़ौरन मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आता हूँ जी। इधर को टाइम ले लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये आपको पता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। फ़र्ज़ कीजिए हमने करंट लिया है और वोल्टेज और करंट दोनों ही शो करने हैं, तो ऊपर वोल्टेज भी बाद में देखते हैं। करंट से मैं बात शुरू करने लगा हूँ क्योंकि करंट की बेसिक इक्वेशन ये है, और वोल्टेज की फिर उसकी स्लोप के तौर पर बनाएंगे। अब कल वाले सारे स्टेप्स हैं जी, टोटल कल वाली डिटेल। पहले तो करंट क्योंकि साइनोसाइडल फंक्शन है, वो इक्वेशन 2 जो अभी तक सामने है, ये वाली इक्वेशन 2 उसके मुताबिक, तो साइन वेव मैंने बना दी करंट की मैंने ये साइन वेव बना दी, ये वाली, एंड सो ऑन, ये मैंने आई की वेव बना दी। अब मैं कंपैरिजन के लिए वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाने लगा हूँ, और क्योंकि वोल्टेज देती है स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, तो अब सारी वही कल वाली डिटेल, इस जगह पे स्लोप वही सारे लेक्चर के पॉइंट हैं। मैं कोई इसकी डिटेल अब बहुत लंबी नहीं बताऊंगा क्योंकि कल वाला पॉइंट है। यहाँ स्लोप मैक्सिमम है जी, आई टी ग्राफ, ये आई का ग्राफ है, तो फिर यहाँ पर वोल्टेज हुई मैक्सिमम। और जो हम आगे बढ़ते गए करंट में, तो यहाँ टॉप पे जाके स्लोप हो गई 0, चुनाचे वोल्टेज टॉप से शुरू होकर इस जगह पर यहाँ पर आ गई। ये वी का ग्राफ है, ये जो ग्रीन कलर का है। उसके बाद टॉप के बाद नीचे को आने लगे तो स्लोप नेगेटिव हो गई, इसका मतलब हुआ वोल्टेज नेगेटिव वैल्यूज़ में चली गई। तो हमने इधर को वोल्टेज की नेगेटिव, वोल्टेज की भी करंट की भी नीचे को नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ऊपर को वोल्टेज की भी करंट की भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ये मैं ब्लैक कलर से ही करंट को ज़ाहिर कर देता हूँ, नेगेटिव वैल्यूज़। तो अब हम बात जो कर रहे थे वही कल की तरह ही, इस जगह पे फिर स्लोप मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पीक आ गई, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, नीचे को आ रहे हैं। उसके बाद फिर जो आप पीक वैल्यू की तरफ गए करंट में, यहाँ पे जाके फिर स्लोप 0 हुई करंट की, तो इसका मतलब है वोल्टेज यहाँ फिर 0 हो गई। और उसके बाद फिर इधर को गए तो स्लोप फिर बढ़ती जा रही है, इस जगह पे फिर मैक्सिमम है, चुना चाहिए यहाँ पर करंट फिर मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज फिर मैक्सिमम हो गई। करंट तो ये है वोल्टेज की, ग्रीन कलर की लाइन वोल्टेज की है, क्योंकि वोल्टेज है स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। तो फिर और आगे इसी तरह से बढ़ते जाएं तो इस जगह पे टॉप है, टॉप पे जाके फिर से स्लोप 0 हो गई, तो फिर यहाँ पर वोल्टेज का ग्राफ 0 हो गया। इसकी सीध में, ये भी सीध दिखाने के लिए ये वाली और ये चलिए कुछ लाइनें भी लगा दी हमने, और ऐसे ही एंड सो ऑन। लें जी, बिल्कुल कल की तरह का सारा कुछ। तो फिर अब जो कल वाला और उससे पीछे वाला अगर आपने लेक्चर लिए हैं, अगर वो लिए हैं तो फिर ये समझ आएगी, वो नहीं लिए तो फिर ये समझ नहीं आनी, आपको पता है। फेज़ लैग और फेज़ लीड वाला लेक्चर आपने लिया हुआ है, तो उसी की बेस पे पिछले जो कल वाला लेक्चर था वो भी समझ आना है, और अब ये वाला भी तभी समझ आना है। तो फिर ये आपके सामने है जी। इसमें फ़ौरन देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए
पिछले लेक्चरों की बेस पे कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग और बाई हाउ मैनी रेडियंस। तो बच्चों ये देखें आपके सामने है, इस जगह वोल्टेज का फेज़ है 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन और उस जगह करंट का 0 है, इसका मतलब है। और आगे एक पॉइंट और देख लें, वोल्टेज का हो गया इस जगह 180 और उधर करंट का भी 90 है, इसका मतलब है यहाँ भी वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रही है, यहाँ भी कर रही थी। एक पॉइंट और देख लें तो इस जगह पे जाके वोल्टेज का 270 है लेकिन इस जगह करंट का 180 है, फिर 90 से वोल्टेज लीड कर रही है। लेकिन जी अब इसी चीज़ को कि हाँ वोल्टेज इज़ लीडिंग द करंट बाई 90 डिग्री या π/2 रेडियन, अब वेक्टोरियल फॉर्म में दिखाने लगा हूँ फेज़ रिलेशनशिप। तो हम अगर रेफरेंस के तौर पर यहाँ फिर से चलिए वोल्टेज को ले लेते हैं, तो ये हमने वोल्टेज को ले लिया है बतौर रेफरेंस, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो कर दिया वोल्टेज वेक्टर। तो फिर करंट कैसा है, उसको लैग कर रहा है यानी वोल्टेज लीड कर रही है, तो ये रहा जी करंट। ये भी सही है, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है, कतन गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये करंट वेक्टर है। और ये आपको याद है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आपकी बुक पे अब आप मेरा फिर वही पिछले से पिछला लेक्चर भी याद करें कि उसमें हमने फेज़ लैग और फेज़ लीड की कॉन्सेप्ट की जब बात की थी, तो आपको याद होगा वहाँ ये मैंने बात कर दी थी कि आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे वोल्टेज को बतौर रेफरेंस चुन लें, फिर करंट उसके लिहाज से दिखाना है, चाहे मैं अब किताब वाला करूँ। आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप अपनी बुक पर जो है वही कीजिएगा। बुक वाले ने क्योंकि करंट को बतौर रेफरेंस यहाँ लिया हुआ है, तो अब इसी चीज़ को, जिस क्वांटिटी को रेफरेंस लेना है उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो कर देना, और क्योंकि वोल्टेज लीड कर रही है बाई 90 डिग्री, तो अब आप वोल्टेज वेक्टर को ये शो कर दें। इसका पूरा हवाला कि चाहे वो उस तरह कर दें चाहे इस तरह, मेरे पिछले लेक्चर में मौजूद है, पिछले लेक्चरों में आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा ले जी, ये पूरा मुकम्मल हो गई हमारी तीसरी हेडिंग। हमने ग्राफिकली यानी वेव फॉर्म भी दिखा दी, वेक्टोरियल फॉर्म भी दिखा दी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा पॉइंट। तो बच्चों हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है जी, चलिए हम थोड़ा सा इसको ज़रा, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी। और अब बिल्कुल वैसी ही बातें ऑपोजिशन टू एसी जैसी कल की थी हमने कैपेसिटर में। मैं कोई डिटेल नहीं बताने लगा, वही उसी तरह की बात है, कल वाला लेक्चर फिर देख लें, वही बात है। तो ऑपोजिशन टू एसी जी इसे कहते हैं, अब इस लेक्चर के शुरू में भी बताया था रिएक्टेंस, और उसका कल वाले लेक्चर की तरह उसका फार्मूला बेसिकली तो वही है VRMS ओवर IRMS। इसका सारा हवाला कल वाले लेक्चर में मौजूद है, एसी थ्रू कैपेसिटर वाला भी उसी तरह का ही है। और दिस इम्प्लाइज, इसी इक्वेशन से बनी है XL, इस दफ़ा है ओमेगा इंटू L। कल वो कैपेसिटर के लिए देखी थी तो वो थी XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। कैसे बनी, कहाँ से बनी, इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, सिंपल सी है, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो हम यहाँ टाइम उसका ज़रूर लगाते। तो और फिर अगली बात, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf, तो फिर XL हुआ 2πfL। ये बातें कल जैसी ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि कल आपने क्या देखा था कि क्या बिहेवियर है कैपेसिटर का। तो हमने देखा था कि कैपेसिटर के केस में फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस, कैपेसिटर की रिएक्टेंस इन्वर्स रिलेशन में थी। कल आपने देखा था XC जो थी वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स रिलेशन में थी। और यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि XL जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी जो बिहेवियर कैपेसिटर की रिएक्टेंस का है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसके ऑपोजिट बिहेवियर इंडक्टर का है। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स रिलेशन में और इंडक्टर की डायरेक्ट रिलेशन में। और ये भी यहाँ याद रहे कि रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ी थी एसी थ्रू रेजिस्टेंस, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता। तो ये तीनों का अब याद रहे, कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स रिलेशन में है, इंडक्टर की डायरेक्ट रिलेशन में है, और रेजिस्टेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का कोई असर नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन रेजिस्टेंस। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपकी बुक में भी कहीं लिखा होगा। 4 पॉइंट हो गए हैं जी हमारे बहस के। तो 5वां पॉइंट भला कौन सा है? 5वां है पावर डिसिपेशन। तो ये मैं अब जो 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं ये आपके सामने एक दफ़ा फिर से मौजूद है, ये 1, 2, और ये आपके सामने तीसरा पॉइंट है। अभी मुझसे ये मिट गया है, वो आपको पता है, वो ऊपर बुक रखी थी। और उसी तरह से ये सारी बातें 12 लेक्चर रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। और ये चौथा पॉइंट भी हो गया, और यही आपकी बुक पे सारा कुछ है। लें जी, यही सारा कुछ आपकी बुक पे है। ये पहले हम पढ़े कर चुके हैं। उसके बाद ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये आपके सामने, ये अभी यहाँ पीछे नीचे ये वाले, ये सारे, ये वाले, यही सारे, ये वाला, ये आपके सामने, ये वाली इक्वेशन, ये सारा कुछ।
और यहाँ तक ये सिंस L इज़ कांस्टेंट सो V इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T विच इज़ द स्लोप ऑफ IT। और ये वाली सारी डिटेल वही है जैसे कल कैपेसिटर में हमने ये ग्राफ की डिटेल पढ़ी थी कि जी फ़लाँ पॉइंट पे देखिए कौन कितने फेज़ में, कौन कितने में, फ़लाँ पे देखिए, फ़लाँ पे देखिए, फ़लाँ पे देखिए, और फिर समझ आ गई कि कौन लीड और कौन लैग कर रहा है। ये आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है एट ऑल दीज पॉइंट्स द करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री और अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाई 90 डिग्री। दिस कैन बी शोन बाई वेक्टर डायग्राम, ये दिखाई हुई है। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी यहाँ आनी है, ये फेज़ रिलेशनशिप वाली हेडिंग मुकम्मल हुई। अगली हेडिंग यहाँ पे दी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC, ये आपका चौथा पॉइंट। तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ AC इज़ नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये फ़िक्रा गलत है, ये फ़िक्रा गलत है, रेजिस्टेंस नहीं यहाँ इसको कहना, जस्ट ऑपोजिशन कहना है। रेजिस्टेंस और शय होती है, पिछले लेक्चर में बताया भी हुआ है। ये है रेजिस्टेंस नहीं, ऑपोजिशन, यही सही कर लीजिएगा बुक पे। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ AC इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर पीछे कैपेसिटर में भी मुझे याद आया अगर इसकी गलती थी तो वो भी सही कर लीजिएगा, नहीं वहाँ ठीक है, वहाँ ऑपोजिशन ही थी। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फिर अगला वही फार्मूला, फिर उसी तरह VRMS IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, स्पीड नहीं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बच्चों ठीक कर लीजिएगा अपनी बुक पे, आपकी बुक पे गलतियाँ हैं। ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये जो VRMS और IRMS है, और एंड XL होता है जो कि बनता है 2πfL। द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एंड इंडक्टेंस L। ये दो चीज़ों पे है, L पर भी डिपेंड करती है और F पे भी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ F एंड L, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगली बात वो यूनिट की बात कर रहा है जी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो उसी तरह जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, तो इसकी भी वही ओम है। उसी तरह से ये कहता है कि वेयर L इज़ इन हेनरी, याद होगा आपको, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में, F हर्ट्ज़ में है और फ्रीक्वेंसी है XL ओहम्स में है। और इट इज़ टू बी नोटेड दैट द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिहेव ऑपोजिटली एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ऑपोजिट है। कैपेसिटर की रिएक्टेंस इन्वर्स रिलेशन में है और इंडक्टर की डायरेक्ट रिलेशन में। ये बातें हमने अभी की हैं। और ये एक फ़िक्रा और मज़ीद बेशक यहाँ ऐड कर लें कि रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। उसमें फ्रीक्वेंसी कम हो ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस के ऊपर सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये भी एक फिक्रा यहाँ कर लीजिएगा। अब आगे जो है, ये जो रेफरिंग टू फिगर B, यहाँ से शुरू हुई है पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर। ये पाँचवां और लास्ट पॉइंट ले जी, इसको थोड़ा सा अलग से हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये अब हम चलिए फिनिश करते हैं, और ये पाँचवां और लास्ट पॉइंट इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर्स। और उसके लिए किताब वाले ने यहाँ पर एक चीज़ अब यूज़ की है, मैं करने लगा हूँ। पाँचवा हमारा पॉइंट है जी, पावर डिसिपेशन। ऑफ कोर्स इन इंडक्टर है पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर। और यहाँ पे किताब वाले ने पहले तो एक चीज़ जो पहले नहीं बताई थी, अब यहाँ पे हम भी यहाँ बताएंगे। वो एक पहला पॉइंट समझ लीजिए, ये इसके सब हेडिंग इसी की समझ लीजिए, वो है साइन कन्वेंशन। वो भी आपको पता होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन एक याद रखिएगा फॉर पावर। पावर के लिए कि साइन कन्वेंशन है जो यहाँ हमने यूज़ करनी है, वो बच्चों ये है कि नंबर 1, पावर को हम लेते हैं पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब लेते हैं, ये बताना है। पॉजिटिव तब लेते हैं जब सर्किट का कोई एलिमेंट, जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, जब सर्किट का कोई भी एलिमेंट जब पावर लेता है सोर्स से, पावर इज रिसीव्ड बाय द गिवन डिवाइस। मैं इसको लोड डिवाइस कह देता हूँ, कभी बताया हुआ है आपको लोड क्या होता है। हर वो डिवाइस जो करंट सोर्स की आउटपुट कंज्यूम करता है उसको लोड कहते हैं। पंखा लोड है, बल्ब लोड है, रेजिस्टेंस लोड है, कैपेसिटर लोड है, लोड डिवाइस है, इंडक्टर लोड डिवाइस है। तो पावर इज रिसीव्ड बाय द गिवन डिवाइस फ्रॉम द करंट सोर्स, या फ्रॉम द सर्किट भी कह सकते हैं। ज़ाहिर है करंट सोर्स से पावर ली तो मतलब सर्किट में से पावर ली। जबकि दूसरी बात, पावर इज नेगेटिव कब, तो पावर व्हेन पावर इज डिलीवर्ड बाय द गिवन लोड डिवाइस टू द सर्किट। वैसे तो पावर AC सोर्स या करंट सोर्स ही दिया करता है सर्किट को,
लेकिन दो ऐसे डिवाइस हैं जो आपने पढ़े हैं कि वो भी सर्किट को पावर डिलीवर करते हैं। याद करें, आपने कभी पढ़ा हुआ है कैपेसिटर को भी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर भी पढ़ा हुआ है और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर भी पढ़ा हुआ है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब एक सर्किट होता है कैपेसिटर का चार्जिंग सर्किट और एक होता है डिस्चार्जिंग सर्किट। जब बैटरी हटा भी दें तो फिर दोनों प्लेटों को, कैपेसिटर की प्लेटों को आपस में जोड़ें तो फिर भी करंट चलता है जब तक कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। बैटरी हटाने पर भी करंट देता है कैपेसिटर सर्किट में, ये वही बात हो रही है। ऐसे ही क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है तो उसने पहले ले ली थी एनर्जी, फिर वो जब हालात उसको मिले ऐसे कि वो एनर्जी दे सके तो वही सर्किट को दे देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पीछे पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप। ऐसे ही इंडक्टर भी बच्चों हमें पता है, पढ़ा हुआ एक टॉपिक 15वें चैप्टर में कि इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो वो भी पावर लेता भी है सर्किट से और जब उसको मौका मिले तो फिर वो डिलीवर भी करेगा, क्योंकि जो स्टोर की थी एनर्जी वो रिलीज़ करते हुए पावर देगा भी। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखनी है। अब इस बेस पे वो हम एनालाइज करने लगे हैं। फिर से जल्दी से हम दिखाते हैं कि हमने देखा अभी कि यहाँ पे ये अगर हम करंट की फिर से वेव फॉर्म दिखा दें और ये बच्चों वोल्टेज की, जो अभी अभी सीखी हमने, पीछे देख ली है। और मैं एक साइकिल की बात करूं, ये पूरा एक साइकिल, वन साइकिल यहाँ ख़त्म हुआ, एक ये पूरा साइकिल इसका भी और इसका भी टॉप एक्सट्रीम से लेके वापस टॉप एक्सट्रीम तक इतने सेम एक साइकिल, और यहाँ तक हम बात करें तो हाफ साइकिल मुकम्मल हुआ। ये देखें इसका भी और उसका भी, और इतनी ये देखें तो चौथाई साइकिल, और ये भी एक चौथाई, ये चार मैंने चौथाई साइकिल बना दिए, चार क्वार्टर्स बना दिए। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ग्राफ, सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ग्राफ, थर्ड क्वार्टर साइकिल और फोर्थ क्वार्टर साइकिल। फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं मीन लेवल से अबव हैं दोनों, वोल्टेज का ग्राफ भी और करंट का ग्राफ भी। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में बोथ पॉजिटिव। और पावर पता है, पावर बेसिकली करंट इनटू वोल्टेज होती है, जानते हैं। और अगर बोथ पॉजिटिव होंगे तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव, पता है, जानते हैं। सेकेंड क्वार्टर में आपने देखा, ये सेकेंड क्वार्टर में वोल्टेज नेगेटिव है जबकि करंट अभी ऊपर है, पॉजिटिव है। वोल्टेज नेगेटिव जबकि करंट पॉजिटिव। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक पॉजिटिव हो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आंसर आता है नेगेटिव। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में पावर पॉजिटिव थी, सेकेंड क्वार्टर में पावर नेगेटिव, थर्ड क्वार्टर में फिर से देखिए, थर्ड क्वार्टर ये है, इसमें दोनों ही बिलो द मीन लेवल है दोनों ग्राफ, करंट का भी वोल्टेज का भी। वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव। इसका मतलब है नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दोनों ही मिलके बनाएंगे पावर को पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वार्टर ग्राफ में पावर थी पॉजिटिव, सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ग्राफ में पावर थी नेगेटिव, थर्ड क्वार्टर में पावर फिर से पॉजिटिव, और फोर्थ में देखिएगा अगर आपके सामने, तो ये फोर्थ क्वार्टर है, ये वाला, इसमें ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, और फिर वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पावर फिर से नेगेटिव। इसका मतलब हुआ, अब इस साइन कन्वेंशन को मैं ऑलरेडी बयान कर गया हूँ। इसका मतलब है कि हमारे इंडक्टर ने पूरे एक ऐसी साइकिल में क्या किया, उसने पहले क्वार्टर साइकिल में पावर ली सर्किट से, दूसरे में वही लौटा दी, तीसरे में फिर ली क्वार्टर साइकिल में, चौथे में फिर लौटा दी। नेट पावर कंजम्पशन विद इन द इंडक्टर जीरो, नेट पावर कंजम्पशन कोई नहीं हुई, जीरो हुई, जितनी ली फिर लौटा दी। ये आइडियल केस है, जब कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं थी तो ये जितनी ली उतनी लौटा दी, तो हम कहेंगे प्योर इंडक्टर में नेट पावर कंजम्पशन जीरो होती है। यही सारी बातें हैं जी, बिल्कुल यही। रेफरिंग टू फिगर बी ग्राफ वाली, इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर, ये आइडियल केस में प्योर इंडक्टर में। इन फर्स्ट क्वार्टर साइकिल बोथ V and I आर पॉजिटिव, सो पावर इज पॉजिटिव, which mean that energy is supplied to inductor. In second quarter I is positive but V is negative, so power is negative, which implies that energy is returned by the inductor. Again in the third quarter it receives energy but return the same amount of in the fourth quarter. So there is no net change in a complete cycle. Energy में complete cycle में net change नहीं आई, कोई energy डिसिपेट नहीं हुई इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में, जो सिर्फ आइडियल केस है, थोड़ी बहुत होती तो है रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन प्योर इंडक्टर में खालिस पावर, इंडक्टर में कोई पावर डिसिपेट नहीं होती। सिंस an inductor coil does not consume energy, the coil is often employed for controlling AC without consumption of energy. तो ये एक बड़ा इसका एप्लीकेशन है इसी पॉइंट का कि
हम इंडक्टर को यूज़ करते हैं एनर्जी खर्च किए बगैर करंट कंट्रोल करने के लिए। सच एन इंडक्टेंस कॉइल इज़ कॉल्ड एज चोक, इज़ नोन एज चोक। ऐसी इंडक्टेंस कॉइल चोक कहलाती है। ये टॉपिक तो यहाँ फिनिश हुआ, लेकिन अगला टॉपिक हम इसी से शुरू करेंगे कि चोक एक्चुअली क्या होती है। वो थोड़ा सा वो एक टॉपिक है छोटा सा, वो साथ ही बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।